Hello student, I am Umesh Pandey. Now today I am going to explain the first chapter, that is life processes. In this chapter we will discuss about the second part of this chapter, that is respiratory system and how respiration takes in humans. अगर आप भी हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. Let's start the second part of this chapter, that is respiration. Student, first of all we have to introduce about respiration, and the second thing is the mechanism of respiratory system works in different types of organism. Student, इस पार्ट को समझने से पहले कुछ पॉइंट है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से. First of all we have to introduce about gaseous exchange. Respiration mainly work on this. तो बच्चों सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होता है ये गैसियस एक्सचेंजेस के लिए वर्क करता है. इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस. अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चों गैसियस एक्सचेंज की, तो कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हम लोग अपनी बात करें मतलब ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं इस धरती पर. Intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide with the help of breathing process. The second point is that to break down of simple food in order to release energy inside the cell is known as cellular respiration. Now which means that the simple food in order to release energy inside the cell, cells के अंदर कुछ release energy होती है. ये सारी प्रोसेस एक सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत आती है. तो बच्चों अब समझते हैं कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. तो डिफरेंट टाइप्स के पाथवे आप लोगों को समझाए जाएंगे. तो फिलहाल तो यहाँ पर ग्लूकोज को समझ लेते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म. तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है बेसिकली C6H12O6 है. इन द साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं किसी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंतर्गत, तो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड और प्लस एनर्जी कब ये तैयार होती है समझ लेते हैं बच्चों. इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं बच्चों. तीन तरह के हैं, कैसे हैं, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. ये कहाँ पे है बच्चों, इन द मसल्स. तो मस्कुलेटरी सिस्टम बच्चों अभी पढ़ाएंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन. तो इन द पाथवे हमने क्या सीखा कि साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से आगे बढ़ते हैं तो क्या हमको मिला, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी. अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ेंगे तो तीन हमको कंडीशंस मिलेंगी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड द लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये कहाँ पर होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल. तो यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में. बेसिकली साइटोप्लाज्म थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है. साइटोप्लाज्म, प्लाज्म शब्द का इस्तेमाल बेसिकली लिक्विड मटेरियल के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं. आप लोगों ने सेल्स पढ़ा होगा 9th क्लास में. सेल्स के इनसाइड द सेल्स हमने क्या पढ़ा था, साइटोप्लाज्म. मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में. तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बनता क्या है, एथेनॉल बनता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में एनर्जी कंज्यूम होती निकलती है. तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल. तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है इस प्रोसेस के अंतर्गत किसके, फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड का इनटू एथेनॉल और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी किसके द्वारा, बाय ईस्ट. ईस्ट क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब आप लोग जो भटूरा वगैरह बनाते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या होता है, इसमें पायरुविक एसिड तैयार होता है. फिलहाल बच्चों ज़्यादा अंदर नहीं जाना, सिर्फ हमको बेसिक समझना है इस चीज़ का. अब बच्चों बात करते हैं इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन मसल्स. कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो कभी कभी हमारे हाथ पैरों में अचानक से कोई दर्द चालू हो जाता है. तो ये जो दर्द चालू होता है इसका मतलब हमारे जो मसल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड क्या हो रहा है, स्टोर होने लगता है. अब स्टोर होने लगता है इसका मतलब जो लैक्टिक एसिड है वो फंक्शनली कहाँ पे स्टोर होता है, मसल्स में. तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स फिटिग, इट अकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज. तो मतलब रिगरस एक्सरसाइज का मतलब बेसिकली जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग के शरीर ऐंठ जाते हैं. तो यहाँ पे ऐंठने का मतलब ही है कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो धीरे धीरे हमारे मसल्स में जमने लगता है.
ठीक बच्चों, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बच्चों यहाँ पर समझते हैं कि हमने क्या किया, एक केमिकल प्रोसेस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C6H12O6। बच्चों कंफ्यूज ना होना, थोड़ा सा स्पेस कम है। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रेजेंस दिखाया। अब केमिकल प्रोसेस जो होगी, तो यहाँ पर C6H12O6 जो ग्लूकोज है, किसका, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखते हैं बच्चों। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा। तो अब इस चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या बनना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर बनना, और कुछ एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो रही है, केमिस्ट्री में जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसी क्लास में ही पढ़ा होगा, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शंस आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बेसिकली कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्यों है, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ एनर्जी हो क्या रही है बच्चों, निकल रही है, एग्जिस्टेंस हो रहा है या फिर एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू दिस इट इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक बच्चों, अभी फिलहाल ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना, फिलहाल तो बायोलॉजी का चैप्टर है। हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लिया, उसमें क्या हो रहा था, किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ रही थी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन को बेसिकली कितने तरह के दिखाया गया बच्चों, दो तरह का। एरोबिक रेस्पिरेशन, द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द नेक्स्ट इज एनएरोबिक। तो बच्चों एन का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एन एरोबिक का मतलब होता है absence ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल है, अगर इफ द डिफ्रेंशिएट अगर आप लोगों से पूछा गया है, तो स्टूडेंट आप लोगों को सिंपल से दिमाग में रखना है कि एरोबिक मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो एरोबिक कहलाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तब वो क्या कहलाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें बच्चों, क्लियर हो गया। सेकंड क्या होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, बेसिकली किसमें होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, किसके माध्यम से, एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो बच्चों यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हाँ सेल्स के अंदर होगा, लेकिन कहाँ पर, बेसिकली साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ पर बच्चों कहाँ बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की। थर्ड इज एंड प्रोसेस या एंड प्रोडक्ट, जो भी तैयार होगा, तो बच्चों क्या तैयार होगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या होगा, वाटर तैयार होता है, और कुछ एनर्जी जो रिलीज होती है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों थर्ड पॉइंट। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ये दोनों हमने कहाँ पढ़े थे, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में ऊपर पढ़ लिए थे। मच मोर या फिर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली क्या होगी, रिलीज होगी, जबकि इन द एनारोबिक प्रोसेस या एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर है। रेस्पिरेशन बेसिकली आर टू टाइप्स, एरोबिक जिसको हमने नाम दे दिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा इस वीडियो को एक बार से दोबारा सुनिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी वीडियोस समझ में आने लगेंगी। एक समय ऐसा आएगा आप लोग अपने खुद के टर्म्स याद करने लगोगे और बनाने भी लगोगे। ठीक बच्चों, इसको आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब बच्चों समझना क्या है, हमारे कोर्स में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है। अब ये पार्ट, ये फंक्शंस कैसे करता है, इसको वीडियो के द्वारा मैं अपनी इसी वीडियो में एक एनिमेटेड वीडियो भी फिक्स करूंगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा हाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन वर्क्स। ठीक बच्चों, अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में किस ऑर्गन के माध्यम से वर्क करता है। तो पासेस थ्रू, सम पासेस का मतलब होता है कि जो रास्ता होता है जिससे एयर क्या हो रही है, इनसाइड द लंग्स जा रही है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये प्रोसेस हमको याद भी करने हैं सीक्वेंसली। द फर्स्ट थिंग इज दैट पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट थिंग इज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब जो आप लोग का नोज वाला हिस्सा होता है। बच्चों डायग्राम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायग्रामेटिक होता है बायोलॉजी, ये आप लोगों को पहले से बताया गया होगा 9th क्लास में। जितने ज़्यादा डायग्राम आप लोग बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक एक डायग्राम पे आपके मार्क्स भी रखे जाते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द क्या होगा, नॉस्ट्रिल, एंड द सेकंड इज द नासल पैसेज, थर्ड इज नासल कैविटी, फोर्थ इज फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रैंक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं
यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चीज़ें दे रखी हैं ये सारे पार्ट होते हैं किसके, लंग्स के। बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं ये सारे पार्ट्स किसके हैं, लंग्स के ही हैं। तो कहीं कहीं बुक में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी बुक में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स एक साथ दिखा दिया था, ट्रैकिया के बाद या लैरिंग्स के बाद डायरेक्टली हमको लंग्स दिखाया जाता है। रीज़न सिंपल है कि डिफरेंट टाइप्स की बुक में डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स होते हैं, पढ़ाने वाले का नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। वो एक ही वीडियो के माध्यम से या एक ही कंटेंट के माध्यम से पूरा लेक्चर ख़त्म कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में हम समझ लेते हैं फिर से एक बार। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज नॉस्ट्रिल। ठीक बच्चों, नॉस्ट्रिल के बाद, नॉस्ट्रिल मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा नासल पैसेज के थोड़ा सा साइड वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। सेकंड इज नासल पैसेज, पैसेज का मतलब एक रास्ता होता है जो नाक के सहारे नीचे गया होता है। उसके बाद एक गुफा मिलेगी, नासल कैविटी जिसको बोलते हैं। देन वी फाइंड फेरिंग्स। तो बच्चों डायग्राम में देखते चलेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रांक्यूल्स, ये सारे हमको पार्ट किस में मिलेंगे, लंग्स मतलब फेफड़ों में। ठीक बच्चों, यहाँ पर प्रोसेस, यहाँ जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझना है और अच्छे से इसको डायग्रामेटिक हमको बनाते हुए प्रैक्टिस भी करनी है। अब बच्चों आगे समझ लेते हैं, यहाँ जो बात हो रही है ब्लड कैपिलरीज की, तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज कैसे वर्क करेंगे ये मैकेनिज्म में समझ लेते हैं। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं मैकेनिज्म प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं वो कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट थिंग हमको ये जानना है कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनसाइड, टेक इनसाइड करते हैं, और उसके बाद जो गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसको देखते हुए, ब्रीदिंग प्रोसेस को समझते हुए, यहाँ पर दो कंडीशंस फॉलो होती हैं। कौन कौन सी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, एक्स का मतलब होता है एग्जिट। अब यहाँ पर एग्जिट हो रही है, इसका मतलब कोई गैस एग्जिस्ट हो रही होगी। अब एग्जिट हो रही है तो कैसे एग्जिस्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ, उसमें हो क्या रहा है, कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं, जो थोरैसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी भी कहलाती है, वो क्या होती है, एक्सपेंड करती है, वो खिंच जाती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है ये जो रिब केज या रिब्स होती है वो लिफ्ट अप मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब अगर लिफ्ट रिब्स क्या हो रही है, लिफ्ट अप कर रही है, तो डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। फ्लैट का मतलब चपटा हो जाता है, और जो रिब्स होती है वो लिफ्ट अप मतलब फूल जाती है। ठीक बच्चों, ये तीनों कंडीशंस जो है आप लोगों को समझ में आ गई। सिंपल है। सबसे पहली प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ये एक्सपेंड करती है, और जो रिब्स होते हैं वो लिफ्ट अप मतलब बढ़ जाते हैं। डायफ्राम जो होता है बिकम फ्लैट इन शेप, चपटे हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स, और जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन गैस होती है, वो इंटर कर जाते हैं हमारे फेफड़ों में। ठीक बच्चों, यहाँ पर कंडीशंस क्लियर है। अब थोड़ा सा एक्सहेलेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। हमने क्या किया, गैस अंदर की, अंदर करने के बाद अब हम गैस छोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक्सहेलेशन प्रोसेस का मतलब सिंपल है, एग्जिस्ट ऑफ गैसेस। ठीक, अब यहाँ पर बात हो रही है थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब सेकंड प्रोसेस, रिब्स जो होते हैं वो मूव्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायफ्राम होता है बिकम डोम शेप, मतलब एक गुंबद नुमा संरचना बन जाती है। गुंबद नुमा सिंपल सी संरचना है, गुंबद नुमा संरचना बन जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाता है। जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो नीचे घट जाता है, और जो एयर होती है वो एग्जिट कर जाती है फ्रॉम द लंग्स से, मतलब फेफड़ों से वो जो गैस होती है, एयर होती है, वो क्या कर जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ गया। कभी कभी ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर पूछा कैसे जाता है, सिंपल प्रोसेस लिखी होती है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों इसको समझने के बाद आप लोगों को डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम की प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही करनी है। अब बच्चों आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आगे क्या है, ये जो डायग्राम दिखाया गया इसमें आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपेंड कर रहा है लंग्स फर्स्ट वाले डायग्राम में, जिसमें इनहेलेशन दिखाई दे रहा है। डायग्राम जो डायफ्राम है, सॉरी डायफ्राम इसको बोलते हैं, डायग्राम नहीं है डायफ्राम है। पुल्ड डाउन, अब डाउन की तरफ पुल्ड हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा जो एरोज दिखाए गए इसको थोड़ा सा समझते हुए हमको जो है डायग्राम को समझना है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एयर रशिंग इनटू द लंग्स, कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है।
अब अगर विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिया, तो बच्चों ट्रैकिया क्या होता है, आप लोगों ने जब लैरिंग्स फेरिंग्स पढ़ा था उसके बाद एक शब्द इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया जो होता है बेसिकली द पार्ट ऑफ लंग्स की तरफ जाने वाला एक रास्ता तैयार करता है। अब हम लोगों का जो लंग्स होता है उसके अंदर जब हार्ट की बात करोगे तो एक टर्म्स याद होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो बच्चों फिलहाल अभी टॉपिक पे ही रहना हमको। अब ये जो रिब होती है, रिब का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, रिब केज के बारे में आपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा था, 8th में भी पढ़ रखा था। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स ऑफ डायफ्राम, मसल्स की जो डायफ्राम के मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जबकि अपोजिट प्रोसेस किस में होगा बच्चों, ये होगा एक्सहेलेशन में। तो इन दोनों की कंडीशंस थी जो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट में समझी थी। डायग्राम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा कुछ खास आप लोगों को इसमें तैयार नहीं करना है। अब बच्चों थोड़ा सा क्या समझना है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज़। तो सिंपल है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं, फिर इसके बाद टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैसे वर्क करता है थोड़ा सा वो भी समझेंगे। तो फिलहाल तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज। तो फर्स्ट थिंग इज दैट जो एयर होती है वो रिच होती है इन ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों क्लियर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, इन एल्वियोलस। किस में हो रहा है बच्चों, इन एल्वियोलस में हो रहा है, जहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ब्लड। विद द हेल्प ऑफ थ्रू ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, इंटर हो रही है। कैसे इंटर हो रही है, बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा आया है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पसेस जो होते हैं वो बेसिकली जो रेड होते हैं ये रेड कैसे हो जाते हैं। तो सिंपल से एक चीज़ समझ लीजिए बच्चों, रेड होने का मतलब जो हीमोग्लोबिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जैसे ही ऑक्सीजन घुलेगा तब ये बन जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जैसे ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगा तुरंत ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू। अब ये जो ऑक्सीजन है ये विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे टिश्यूज़ में पहुँच जाएगी। अब क्या होगा थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़े जो एरोज हैं इसको समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये ज़्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं। फिलहाल तो हमको सीक्वेंस चलना है, जैसे एरो बने हुए हैं। अब क्या होगा, उसके बाद बच्चों जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ में यूज़ कर ली जाएगी, अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी डिजॉल्व हो जाएगी, किसमें, ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। अभी ब्लड में क्या था, आरबीसी थी। अब यहाँ पर क्या, अभी और सॉरी आरबीसी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा हूँ ऑक्सीजन। अब क्या है यहाँ पर ब्लड में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स की सहायता से इन एल्वियोलाई में क्या आगे बढ़ेगी, कहाँ आगे जाएगी, CO2 रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक। ये सारे प्रोसेस हो रही हैं किसके, लंग्स के ही अंदर हम लोग चल रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं इस प्रोसेस को भी, कि CO2 फ्रॉम टिश्यू, CO2 सेंट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। अब सेंट आउट की बात की जा रही है, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इनटू ब्लड। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक थी, ये सिंपल सा एक प्रोसेस समझाया गया था। क्या प्रोसेस था, कि द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यू किस हिसाब से वर्क करता है, तो यहाँ पे समझाया गया है। बच्चों ध्यान से रखना कि हमारे जो शरीर बना हुआ है इसमें डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स हैं, कौन कौन सी, एक आर्टरीज होती है और एक क्या होती है, वेन्स होती है। बेसिकली जो आर्टरीज होती है वो उसमें होता क्या है, रेड ब्लड कार्पसेस, या फिर ये समझ लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि जो वेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो वेन्स बनी हुई है हमारे शरीर में, उसमें बेसिकली कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए इसका रंग लाल तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाल होने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो बच्चों इसकी प्रोसेस को अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल समझ लेते हैं बच्चों, द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली जो कहाँ पर होते हैं, स्थलीय होते हैं, मतलब थल, थल मतलब धरती पे जो लोग चलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये करते क्या, यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के लिए ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग। सेकेंड है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वा शब्द का यूज़ बच्चों कहीं पर भी अगर होता है तो
तो इसका मतलब होता है वाटर बेस या वाटर बॉडीज। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो पानी के अंदर रहने वाले या पानी वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं। अब ये ऑक्सीजन कैसी होती है यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। कौन लोग? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट। बेसिकली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट का मतलब सिंपल है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस का यूज़ कर रहे थे, जबकि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर बात करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, ये कौन सी गैस यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर होता है देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्यों होता है? गैसियस एक्सचेंजेस अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। बच्चों स्टोमेटा क्या होता है ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेंटिकल्स इन स्टेम्स। स्टेम्स में कई तरह के छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं, महीन लेंटिकल्स पाए जाते हैं। एक तरह के ट्यूब बॉडी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लेंटिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जो जड़ें होती हैं। बेसिकली जो जड़ें होती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट। तो बेसिकली कितनी तरह से होते हैं यहाँ पे? 3 तरह, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल इन स्टेम्स एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो रेस्पिरेशन बेसिकली कैसे फंक्शंस करती है। अब जो आप लोग आगे देखें वो एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इस प्रोसेस को समझने के लिए बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी। To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes, the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood, containing RBCs, is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea, and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand, and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract,
Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of 3 lobes, while the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus. They are collected in the alveolar chamber, and then from the alveolus, it travels through the bronchioles. Into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostril.